नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के वेव करैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वेव को डिस्क्राइब किया गया, किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की वेव को डिफाइन करते हैं। ठीक है। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बेसिकली इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर डिपेंडेंट है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से पहले भी हमारे पास कई मॉडल थे, जैसे कि बोहर्स मॉडल था, जे थॉमसन का मॉडल था। ठीक है। और रदरफोर्ड का मॉडल था। उन सब मॉडल को रिजेक्ट करके हमारे पास जो न्यू मॉडल ऑफ एटम है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसे मॉडर्न साइंस फॉलो करती है। ठीक है। ऐसी क्या ज़रूरत थी कि इन तीनों मॉडल, बोहर्स मॉडल जो भी थे, बोहर्स मॉडल, जे थॉमसन का जो मॉडल था और रदरफोर्ड का जो मॉडल था, ठीक है, इन्हें क्यों रिजेक्ट किया गया? सबसे पहले इसे जानते हैं। ठीक। जो बोहर्स मॉडल था, जो 1913 में दिया गया था। ठीक है। 1913 में जो बोहर मॉडल दिया गया था नील्स बोहर के द्वारा, जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने बताया था कि जो उन्होंने मेनली जिस चीज़ को एक्सप्लेन किया था वो था इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर। ठीक है। जिसे हम ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट, सॉरी, ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट से जानते हैं। वो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। ठीक है। इन अ डेफिनेट पाथ। मतलब कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है। और उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एक फिक्स रेडियस पर होता है। ठीक है। एक फिक्स रेडियस पे वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। और क्या था ये इलेक्ट्रॉन के जो ये ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ऑर्बिट, ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है ये इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को ही डिफाइन करता है। ये इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को डिफाइन नहीं करता। ठीक है। तो हम आगे जानते हैं कि उसके बाद जो दो नए कॉन्सेप्ट दिए गए वो थे, वो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट था डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। ठीक है। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, हिंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए गए। उसके बाद जो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट था ये 1923 में दिया गया था। 1923 में। ठीक है। लुइस डी ब्रॉगली, ठीक है, जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये मॉडल दिया था। ठीक है। मतलब मॉडल कॉन्सेप्ट दिया था, ये कॉन्सेप्ट डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट 1923 में। ठीक है। 1923 में दिया था। तो उन्होंने क्या बोला था इस कॉन्सेप्ट के थ्रू? उन्होंने बताया था कि कोई भी पार्टिकल होगा, उसका जो कोई भी पार्टिकल मोशन में होगा, ठीक है, उसका पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। ठीक है। मान लीजिए ये पार्टिकल है आपके पास, इसका मास m है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है। और ये इसकी वेव है जो एग्जिस्ट कर रही है बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। मतलब कंक्लूजन ये निकला कि जो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट था वो किसी भी पार्टिकल के ड्यूल नेचर की बात करता है। ठीक है। ड्यूल नेचर, इलेक्ट्रॉन भी तो एक पार्टिकल है। सो ये लैम्डा है, ये रिलेशन दिया गया था। ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी तो एक पार्टिकल है, तो इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो हैव वेव नेचर। ठीक है। कैन ऑल्सो हैव वेव नेचर। मेनली जो ये चीज़ें ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में हमें ज़्यादा दिखती हैं, क्योंकि आप रिलेशन से भी पता लगा सकते हो, जैसे कि जो लैम्डा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम वी। ठीक है। मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जितना ज़्यादा, मतलब जितनी बड़ी आपके पास ऑब्जेक्ट होगा उतना कम उसमें वेव एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था वो था हिंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो 1927 में दिया गया था। ठीक है। 1927 में ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये बोलता है कि कोई भी पार्टिकल जब मोशन में होगा तो उसका मोमेंटम और पोजीशन साइमल्टेनियसली हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है। मतलब कि मान लीजिए आप अगर पोजीशन को विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी डिटरमाइन करते हैं तो उसके मोमेंटम में छोटी सी
कोई अनसर्टेनिटी, ठीक है, कोई छोटी सी अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि आप विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी दोनों को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। ये कहा था इस हिंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने, ठीक है। ये भी मेनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में ऑब्जर्व की जाती है। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में ये बहुत निग्लिजिबल होती है, ठीक है, बहुत निग्लिजिबल के बराबर होती है, ठीक। अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं एरविन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में, ठीक है। ये हमारे पास एरविन श्रोडिंगर थे। इन्होंने एक इक्वेशन दी जिसका नाम था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन ने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को डिफाइन किया। ये वो इक्वेशन थी जिसने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को डिराइव किया। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इस इक्वेशन पे मेनली बेस्ड है, ठीक है। और ये इक्वेशन डी ब्रॉगली और हिंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट है। ये इक्वेशन क्या बोलती है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन इन 3 डायमेंशन, ठीक है। मान लीजिए आपके पास वेव फंक्शन यहाँ पे साई है, ठीक है। साई इज अ वेव फंक्शन, ठीक है। साई की डिफरेंशिएशन करनी है 3 डायमेंशनली, एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस भी, ठीक है। और ये इक्वेशन जो है इसे बोलते हैं हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यहाँ पे ई क्या है? ई यहाँ पे टोटल एनर्जी, ठीक है। वी क्या है? वी पोटेंशियल एनर्जी है। एम क्या है? एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। और एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। एच जैसे कि आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलो जूल मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड, ठीक है, जैसे कि आपको पता है। अब बात करते हैं कि इस इक्वेशन जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? जो पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है? पहला कॉन्सिक्वेंस बोलता है कि 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा अराउंड द न्यूक्लियस वो 3 डायमेंशनल होगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास पहले जो एक कॉन्सेप्ट था ऑर्बिट, वो बोलता था कि इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट पाथ में घूमेगा अराउंड द न्यूक्लियस, बट इस इक्वेशन में ऐसा नहीं था। इस इक्वेशन ने डिराइव किया कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 3 डायमेंशनली मूव करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, इसकी तरह मूव करेगा अराउंड द न्यूक्लियस इन 3 डायमेंशनल, ठीक है। ये सेकंड क्या है? 3 डायमेंशन मोशन ऑफ, ये वही है कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होगा। याद रखिएगा वेव हमेशा इन 3 डायमेंशन होती है, ठीक है। वेव इज ऑलवेज इन 3 डायमेंशनल। और आगे बात करते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। जो सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसे हम साई की वैल्यू में डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास वैल्यू होगी साई की, उसे हम सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वैसे तो साई की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, कोई कई वैल्यू पे उसका जो वैल्यू आती है उनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती, एक्चुअल सिग्निफिकेंस नहीं होती, वो ओनली इमेजिनरी होती है। तो उसके लिए कंडीशन रखी गई, कंडीशन टू गेट द फिजिकल सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ साई, ठीक है। साई की एक डेफिनेट वैल्यू जिसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हो, उसके लिए कंडीशन रखी गई। कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट तो साई सिंगल होना चाहिए, सेकंड साई फाइनाइट होना चाहिए, थर्ड साई कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, फोर्थ साई नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, और फिफ्थ जीरो एट इन्फिनिटी, साई जीरो होना चाहिए एट इन्फिनिटी, ठीक है। ये सब तो आ गया साई की वैल्यू की कंडीशन जो थी, मतलब कि वैल्यू ऑफ साई जो होगी वो सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं दो और टर्म की, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। आइगन वैल्यू क्या है? सबसे पहले ही जानते हैं, द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट टोटल एनर्जी ऑफ साई विच हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस। साई क्या है? साई सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मतलब आइगन वैल्यू क्या हुआ फिर? आइगन वैल्यू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन की एक डेफिनेट एनर्जी है जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है, ठीक है। अब बात करते हैं आइगन फंक्शन की। आइगन फंक्शन क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड डेफिनेट एनर्जी,
कि जो सॉल्यूशन होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, उसे हम एक फंक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, और उस सॉल्यूशन का क्या होना चाहिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी होना चाहिए और एक डेफिनेट एनर्जी भी होनी चाहिए। मतलब ये कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है उसे एक फंक्शन में डिराइव करते हैं, ठीक है, जिसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है और एक डेफिनेट एनर्जी भी है, ठीक है। इस तरह से हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है साई और साई स्क्वायर का। साई मीन्स वेव फंक्शन, ठीक है। साई स्क्वायर क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। साई क्या है, साई इज क्या है, वेव फंक्शन एंड हैज नो एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, जस्ट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। साई का अपने आप में कोई एक फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच इज यूज टू रिप्रेजेंट द वेव फंक्शन। वेव फंक्शन मीन्स व्हाट, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक वेव है, इसका जो ये है इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया साई। अब साई स्क्वायर क्या है, साई स्क्वायर क्या है, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये प्रोबेबिलिटी बताता है डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस, ओके। एंड यू कैन सी this on this graph. This is probability density of finding the electron. मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर मान लीजिए पोर्शन बना देता हूँ मैं। तो जो इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी होगी, ठीक है, फाइंड करने की यहाँ पे, तो उसको बोलेंगे हम साई स्क्वायर। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज साई स्क्वायर। अब हम बात करते हैं दो और टर्म के बारे में, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन क्या बताता है, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ओवर द होल स्पेस इज वन। कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी अराउंड द न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर एटम मस्ट बी वन, दैट इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। थ्री डायमेंशनली कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, बाय दिस एक्सप्रेशन, ओके। अब इसमें एक कंडीशन है हमारे पास, व्हेन साई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या ये, ठीक है, डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। इन दिस केस मल्टीप्लाई बोथ psi dot and psi with n is what, normalization constant to make them normalized, ठीक है। अगर आपके पास साई स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ दैट एटम जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, या जिसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हो गया n, ठीक है, और ये वेव फंक्शन है, ओके। अब हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन की। ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन में क्या होता है, ऑर्थोगोनल मीन्स द होल स्पेस वन वेव मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। कि मान लीजिए कोई एक वेव फंक्शन दूसरे वेव फंक्शन में कंप्लीटली डिफरेंट होना चाहिए, दे कैन नॉट बी सिमिलर, वो सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल। और मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस को, द ऑर्थोगोनैलिटी मीन्स द प्रोडक्ट of two wave function integrated over the whole space must be equal to zero, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसकी डेफिनेशन होगी इन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये एक वेव फंक्शन है, ये दूसरा वेव फंक्शन है, ये टोटल स्पेस है, ठीक है, टोटल होल स्पेस। तो क्या बोलता है मैथमेटिकली, द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेव फंक्शन ओवर द होल स्पेस मस्ट बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हो गया ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। अब हम बात करते हैं फाइनल जो टर्म हमारे पास डिराइव हुई, ठीक है, वो क्या है, वो है ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, जिसे हम आइगन फंक्शन, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने दो टर्म अभी जस्ट पढ़ा था, आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। आइगन फंक्शन जो था, ठीक है, आइगन फंक्शन क्या बताया था कि द फंक्शन विच रिप्रेजेंट द
solution of the Schrodinger wave equation which have a physical significance and a definite energy that is known as eigenfunction. उसे मॉडिफाइड करके क्या बताया गया, ऑर्बिटल, ठीक है, उसे बताया गया ऑर्बिटल, ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हैं ऑर्बिटल क्या होता है, द रीजन ऑफ द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये जो इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग्स इन सराउंड में जो भी पोर्शन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जैसे ये शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ये एस, ये पी, ये डी हो गया, ये एफ हो गया, ठीक है। ये इस तरह की इसकी शेप होती है। अब जब हमारे पास ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट आ गया था तो उसके बाद एक नई टर्म आती है, वो है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब्स ऑल डिस्क्रिप्शन अबाउट अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच टेल्स अस अबाउट कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन अबाउट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है वो क्वांटम नंबर्स, ठीक है। और क्वांटम नंबर्स फर्दर 4 टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये था कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कहाँ से डिराइव हुआ, ठीक है। जो आइगन फंक्शन है इसे हम ऑर्बिटल का नाम देते हैं, ठीक है। और ये आइगन फंक्शन कहाँ से आया? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहाँ से आया? हिंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट से, ठीक है।